नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर है 34, जिसमें हम रखने वाले हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, और आपको इसमें पूर्ण तरीके से एनालिसिस कराएंगे। और हमारा टारगेट है कि आप परीक्षा में 37 प्रश्नों में से 37 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दें, जो आपके स्कोर में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो सेशन शुरू करते हैं। और क्या है हमारा आज का टैग है हारा वही जो लड़ा नहीं। और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और आज जो है ना क्वेश्चन पेपर को कुछ अलग तरीके से सेट किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको याद रखना होना चाहिए सिलेबस क्या है, हिंदी परिज्ञान और लेखन, यानी कि आपको शब्दावली पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, 1 से लेकर 4 तक मुहावरे हैं। आज हम वोकैब पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरों का सही अर्थ बताना है। और पहला जो मुहावरा है वह है छाती पर सांप लौटना का सही अर्थ क्या है। बहुत सारे बच्चों के मुहावरे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाते हैं और वो सही तरीके से जज नहीं कर पाते। यदि आप वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो आपको हमेशा जो है मुहावरे सही हो जाएंगे। पहला है छाती पर सांप लौटना, और कष्ट पहुंचाना इसका पहला विकल्प है। दुखी होना दूसरा विकल्प है। छाती जलना तीसरा विकल्प है। चौथा ईर्ष्या होना चौथा विकल्प है। तो अब हम यहाँ वाक्य में प्रयोग करेंगे। क्या श्याम ने जब अपने पड़ोसी की सुख समृद्धि देखी तो उसकी छाती पर सांप लौट गए। इसका मतलब इसे ईर्ष्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईर्ष्या कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ईर्ष्या होना। जब इस तरीके से आप करोगे तो फिर कभी आपका मुहावरा गलत नहीं होने का। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दूसरा भी। गाल बजाने सही अर्थ क्या है? गाल बजाना सही अर्थ क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण वचन, चिल्लाना, गाल से गाल टकराना, गाल फुलाना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा। इसमें हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मध्यकाल में दरबारी कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में खूब गाल बजाते थे। इसका मतलब अतिशयोक्ति करते थे, बढ़ा चढ़ाकर वचन करते थे, तो इसे कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण। तो ए विकल्प इज द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बगले झांकना। बगले झांकना, पहला ऑप्शन है इधर उधर की बातें करना, समय नष्ट करना, उत्तर न दे सकना। इनमें से कोई नहीं। जब आप कक्षा में खड़े होते हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, ठीक है। और ये कंडीशन कब होती है? जब आप उत्तर नहीं दे सकते। तो इसमें देखो इधर उधर की बातें, अगर ऐसा होता है इधर उधर देखना तो सही हो जाता, मगर इन्होंने कह दिया आपको बिगाड़ने के लिए इधर उधर की बातें करना। तो ये जो है पहला जो है बिल्कुल गलत है। समय नष्ट करना बिल्कुल गलत है। आपका है उत्तर न देना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? मिट्टी पलीत होना। मिट्टी पलीत होना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़े के दौड़ने से खेत की मिट्टी खराब होना, मिट्टी में खाद देना, इज्जत खराब होना, चने बर्बाद होना। तो इसे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा डायरेक्ट कि कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर हो सकता है। क्या होता है? इज्जत खराब होना। कहते नहीं कि ससुराल में जाकर इतने दिन तक रहता है, वहाँ जाकर तुमने मिट्टी जो है पलीत कर दी, पूरी इज्जत खराब कर दी। अब देखेंगे हम 5 से 7 क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कहावतों पर विकल्प है, यानी कि इसे कहते हैं लोकोक्ति या कहावत, यानी कि जो बुजुर्ग कहते हैं वो सही बात है। अब इसमें क्या है? 5वां क्वेश्चन क्या है? गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथानुसार कहना। इसका मतलब होता है यहाँ पर गुरु से चेले का आगे बढ़ना, ठीक है। उसे कहते हैं गुरु गुड़ और चेला जो है चीनी होता है, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब आना चाहिए। घर आए नाग न पूजे, बामसी पूजन जाए। यानी घर आए नाग न पूजे, बामी पूजन जाए। यानी कि बामी की पूजा करके सांप के पूजन के लाभ की आशा करना, कोरा दिखावा करना, वक्त पर काम न करना, अवसर का लाभ न उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना। तो आपका सही आंसर मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिल गया होगा। ये होता है जब घर आए नाग को तो तुम पूजने रहे, और बामी पूजन जाए यानी कि फिर बाद में पूजने के लिए परेशान होते फिर रहे हो। तो ठीक है, इसमें अवसर का लाभ ना उठाना और बाद में उसके लिए परेशान रहना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न जो है इसमें क्या है? चोर चोर मौसेरे भाई, सब चोर समान होते हैं, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। फिर आगे देख लेंगे और क्या है? चोरों की माताओं के स्वभाव एक से होते हैं, चोरों को रिश्तेदारों पर भरोसा गलत है। भई ये तो दोनों विकल्प। तो यहाँ पर 7वें का क्या आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ये 7 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब 8 से लेकर हम
10 तक जो है अलंकार पर काम करेंगे, क्योंकि मैंने आज कैटेगराइज किया है आपको कि कैटेगराइज करेंगे तो कम से कम आपको जो है यहाँ से दिक्कत कम करनी पड़ेगी। तो यह निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रयुक्त अलंकार भेद चयन कीजिए। आगे क्वेश्चन है इसमें, मौसम कोन कुटिल खल कामी। इसमें कौन सा अलंकार है? मौसम कोन कुटिल खल कामी में अलंकार उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। बताओगे आप सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा पहले तो क्या होता, समझिए यहाँ पर। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब किसी बात का एक आशय से कहा जाता है और श्रोता उस बात को कोई और तरीके समझता है, मतलब टेढ़ा अर्थ समझने की बात है। टेढ़ा अर्थ समझने की बात है, जहाँ पर टेढ़ा अर्थ आता है तो वहाँ क्या होता है। अब अगर आपको ना हो तो ऐसा मनहू तनहू जनहू अगर ऐसा आएगा तो उत्प्रेक्षा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो सी विकल्प गलत हो गया। सासी से अगर आएगा तो उपमा होगा, तो वो भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं दिया है। और एक वक्रोक्ति, तो जहाँ पर मौसम कौन कुटिल खल कामी, यानी कि मैं जो समझ रहा था उस कुटिल में कोई और ही आमी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा कभी किसी व्यक्ति को जो है वो अर्थ के विपरीत जाकर जब उल्टी खीर खाना होता है तो उस समय पर कौन सा होता है अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है वहाँ पर। तो श्रोता जो है इस बात को भिन्न अर्थ समझाने के लिए जब प्रयोग करेगा तो वहाँ पर कौन सा होगा? वक्रोक्ति अलंकार। चलिए ये क्वेश्चन जो है आपका आर में आया हुआ है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारह उजरिया लगे, बढ़े अंधेरे होए। ठीक है, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, सलेस अलंकार। जवाब आपका होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? जल्दी बताओ क्या हो सकता है इसमें। ठीक है भाई, जल्दी बताओ इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारह उजरिए लगे, बड़े अंधेरे होए। मतलब यहाँ पर दीप के जलने में अप्रस्तुत बुरे पुत्र का आरोप दिया गया है। मतलब जिस प्रकार दीप के जलने से गति से तेल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार बुरे पुत्र संपूर्ण कुल को नष्ट कर देते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है रहीम जी ने, यानी कि जिस प्रकार दीपक के जलने की गति तेल को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार बुरा पुत्र जो है पूरे कुल को जो है नष्ट कर देता है। अब ऐसे में क्या होता है, जब आरोप स्थापित होते हैं और एक बात का अर्थ हर जगह अलग अलग होता है, तो वहाँ पर उस टाइम पर कौन सा अलंकार होता है? वो होता है सलेस अलंकार। ठीक है भाई, कौन सा अलंकार होता है? सलेस अलंकार होता है। तो इसमें कौन सी पंक्ति में अलंकार होगा? सलेस अलंकार। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, संदेशनी मधुबन कूप भरे। बताइए इसमें रूपक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अनुक्ति अलंकार, अतियुक्ति अलंकार क्या होगा? मतलब संदेशनी मधुबन कूप भरे, मतलब संदेश इतने थे कि सारे मधुबन के कुएं भर गए हैं, जो कि लोक सीमा का अतिक्रमण को बढ़ा चढ़ाकर की गई हो। तो ऐसी पंक्ति में क्या होगा, जब बढ़ा चढ़ाकर लोक की गई होगी। उन्होंने कहा संदेशनी मधुबन कूप भरे, मतलब संदेश इतने थे कि सारे मधुबन के कुएं जो हैं भर गए संदेशों से। मतलब कितनी बड़ी बात है। क्या कुएं भर सकते हैं? कभी नहीं है ना। तो बढ़ा चढ़ा के जब कहीं बात की जाती है तो कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में माना जाता है? जीवनी में साहित्य का मतलब जीवनी के माध्यम से साहित्य को कब से जाना जाता है? तो ऑप्शन है प्रसाद युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग। बताइए क्या होंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे भारतेंदु युग से ही जो है जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ था। 12वां क्वेश्चन है, इंद्रापति किससे कहा जाता है? इंद्रापति किसे कहा जाता? कुबेर को, वरुण को, विष्णु को, ब्रह्मा को। जल्दी बताओ किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। ठीक है, विष्णु, यानी कि किसे कहा जाता है? विष्णु को, क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम है इंद्रा। ठीक है, और इंद्रा के पति कौन है? विष्णु। ठीक है, तो लक्ष्मी जी के पति होने के कारण विष्णु को क्या कहा जाता है? इंद्रापति कहा जाता है। ये तो याद हो ही जाएगा, अब इसे तो भूलोगे नहीं आप। चलिए
आगे देखते हैं 13 से 15 तक जो है रचना और रचिता के नाम हैं। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण किसकी है? जितेंद्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। जो भी आपको लिखाई हैं उन सभी से आप इसको जज करेंगे कि तुम्हारे याद हैं या नहीं है। जल्दी बताइए किसकी है निशा निमंत्रण? आपको बच्चों को पता है इसका तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे मधुशाला, मधुशाला आपको याद रखनी है, ठीक है भाई, मधुशाला याद रखनी है। मधुबाला याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? मधुबाला याद रखनी है। एक मधु कलश याद रखनी है, मधु कलश, तो 3 हो गई, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। फिर याद रखनी पुण्य, कौन सी याद रखनी है? पुण्य। फिर पत्रिका, पत्रिका भी अच्छी है, पुण्य पत्रिका भी एक जगह आ जाती है, ठीक है भाई। तो ऐसी एक यामिनी, मिलन यामिनी, ये भी अच्छा है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है भाई। चलो, दोहा कोश किसकी रचना है? लुईपा, जोइंदू, सरहपा, सरहपा या फिर आपका कढ़ापा? जल्दी बताओ कौन सा आंसर है इसका? तो इसका है सरहपा। कौन है? सरहपा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। चंद्रकांता, बाबू गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू देवकी नंदन खत्री या कार्तिक प्रसाद खत्री? जल्दी बताओ क्या इसका आंसर है? सही जवाब होना चाहिए। तो इसका जवाब जो है आपको मिल गया होगा और आंसर है आपका सी, बाबू देवी नंद खत्री। और आपको यहाँ याद रखना है, इसके साथ साथ काजर, इनकी एक काजर की कोठरी, इनकी एक रचना है काजर की कोठरी। भूतनाथ, ये भी इनकी एक रचना है खत्री जी की। और एक है नरेंद्र मोहिनी, ये भी इनकी रचना है। चंद्रकांता संतति, ये भी इनकी ही रचना है। तो कुछ ऐसी रचनाएं लिख लिया करो अपने साइट में, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा है, इस वाक्य में विशेष्य है। वह दुर्बल व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? ठीक है भैया, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? दुर्बल व्यक्ति, वह, सड़क। तो देखिए, जिसकी भी विशेषता बताई जाती है हम उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ दुर्बल बोला है, कौन है दुर्बल? व्यक्ति। तो जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, ठीक है, और जो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो यहाँ पर आपका वह हो गया सर्वनाम, दुर्बल हो गया विशेषण, व्यक्ति हो गया विशेष्य, सड़क हो गई संज्ञा यानी कि कर्म, और गिरा पड़ा हो गई क्रिया। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? व्यक्ति, ठीक है भाई। राम धीरे धीरे चलता है, उपयुक्त वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द क्या है? राम चलता है, चलता या है धीरे धीरे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं हम? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है भाई। ये अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, क्योंकि अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय। और अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय और आपका संबंध बोधक अव्यय, ठीक है भाई। धीरे धीरे, तेज से, कहाँ, घटित, कौन, शाम, ऐसी चीज़ें जो होती, थोड़ा बहुत, काफ़ी शब्द, ये सब क्या होते हैं? आपके अव्यय होते हैं। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। तत्सम शब्द, गुलाब, घर, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों जो है इस टाइम तद्भव है, इनमें से कोई नहीं जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक, क्योंकि तत्सम इसमें कोई क्वेश्चन विकल्प है ही नहीं। 19वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है 19वें क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना अच्छे से समझेंगे। यह शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वो क्या है? पहले किसी क्या था? शुद्ध वाक्य बताना है। और अब यहाँ बताने वाले, पहले किसी अन्य को ही भेजने का विचार था। दूसरा विकल्प है पहले किसी अन्योन को ही भेजने का विचार था। पहले किसी अन्यत्र को भेजने का विचार था। पहले किसी दूसरे को ही भेजने का विचार था। बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा? तो देखिए, अन्य नहीं होता यहाँ पर होता पहले किसी दूसरे को ही भेजने का विचार था। तो यहाँ अन्यत्र गलत हो जाएगा, अन्योत्र गलत हो जाएगा और अन्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। 20वां प्रश्न क्या है देख लेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। अन्यथा, 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 कौन सा अन्यथा सही लिखा हुआ है? तो आपको हमेशा याद रखना है, ए होता है आधा न, ये और था, अन्यथा। दामिनी पर्यावाचक शब्द, किसका है पर्यावाचक शब्द? दामिनी। अगर आपको ये बता दिया तो आप मान लीजिए आप बहुत अच्छी पकड़ में हो। दामिनी, तो दामिनी जो होता है वो किसका होता है? बिजली का होता है। मैं बिजली को और बता सकता हूँ आपको।
तो देखो विद्युता लिख लो, चपला लिख लो, तड़ित लिखो, घनदास लिखो, सौदामिनी लिखो, छड़ा प्रभा। चलो मैं बोलता हूँ दोबारा से, विद्युत, चपला, तड़ित, घनदास, सौदामिनी, क्षण प्रभा, धनवल्ली और चंचला, ये तो होते हैं दामिनी के। नवनीत जो होता है वो किसका होता है? घी का होता है, ठीक है। चमक होता है आपका प्रकाश का। ऊर्जा जो होता है शक्ति का होता है। तो सारे बता दिए। बताओ 4 विकल्प है, 4 से मैं 50 बताऊंगा। मैं भी 4 ही कोशिश करूँगा, जितने विकल्प आएंगे सबको बताऊंगा। घनश्याम का अर्थ है काला बादल, दूसरा अर्थ क्या है? विष्णु, घने बादल, कृष्ण, घने बाल, ठीक है भाई। तो इसका मतलब होता है कृष्ण। घनश्याम का दूसरा अर्थ जो होता है वो क्या होता है? कृष्ण होता है। अब यहाँ पर पर्यायवाचक देख लो घनश्याम के क्या होते हैं। माधव लिख लिया होगा, मुकुंद ये भी लिखो, और दामोदर, कंस अरी, कंस मामा का नाम सुना, अरी मतलब दुश्मन यानी कंस के दुश्मन। ब्रज वल्लभ, सॉरी ब्रज वल्लभ, तो ब्रज के थे ये, और वल्लभ मतलब सरदार। ऐसे याद करेगा। देखो माधव, माधव माने होता है माधव, यानी कि मुकुंद साय जो होता है उसे माधव कहते हैं। दामोदर, दामोदर जो उच्च कुल का होता है। कंस अरी वो होता है जो कंस यानी कंस का दुश्मन, अरी मतलब दुश्मन। ब्रज वल्लभ, वल्लभ मतलब सरदार, और ब्रज मतलब कहाँ के? ब्रजभूमि के, ठीक है भाई। गोपीनाथ यानी कि गोपी मतलब गोपियों के नाथ। गोपाल यानी गौ को पालने वाले। हरिकेश, नंद नंदन, मुरलीधर, मधुसूदन, द्वारकाधीश, यदुनंदन। अगर ऐसे याद कर लिए, समझ कर याद करोगे तो आप एक भी नहीं भूलोगे, ठीक है भाई। 23वां क्वेश्चन सुनने वाले हैं हम। अनुकूल का सही विलोम क्या होता है? परिकूल, कूल, विकूल, प्रतिकूल, क्या होता है? जल्दी बताओ। तो इसका होता है प्रतिकूल, ठीक है भाई। 24वां क्वेश्चन क्या है? समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द क्या होता है? समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द क्या होता है? अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या होगा इसमें। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समय अनुकूल। उसे कहते हैं जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो। 25वां क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। अब यह है नीचे वाक्यांश। निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश। अधिदेश, अध्यादेश, अधोआदेश, अध्यादेश। तो आपका आंसर हो जाएगा अध्यादेश। निश्चित समय अवधि के लिए जो आदेश होता है उसे कहते हैं अध्यादेश। चलिए 26वां क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों में एक शब्द 4 विकल्पों में से चुनिए। परंपरा एक दूसरे पर आश्रित है, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित क्या कहते हैं? परस्पर एक दूसरे पर आश्रित। अन्योन्याश्रित, उत्तराधिकारी, भोगी, असंदिग्ध। तो इसका होता अन्योन्य आश्रित, यानी कि अन्यों में अन्य आश्रित। 27वां क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है बहुत। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन कौन से होते हैं आप पहले मुझे बताइए। पहला और दूसरा वर्ण होता वर्ग का, ठीक है, अघोष व्यंजन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अघोष व्यंजन में ऐसा तरीका बताने वाला हूँ आपको। देखिए जो भी हमारे होते हैं सैस है, तो ये दोनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। मगर अब तुम अघोष लिख लो जरा। अघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? जैसे कै हो गया, ठीक है, ख हो गया भाई, फिर च हो गया, और आपका छ हो गया, ठीक, ट हो गया, ठ हो गया, त और थ ये भी हो गए, प और फ, ठीक है, और स तीनों स और स। तो ये आपके होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। मतलब केवल श्वास का उपयोग होता है इसमें, समझ गए नहीं? किसमें? केवल सांस का प्रयोग अघोष में। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, झंकृत नहीं होता। आगे है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक।
सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो वह आ गया, मेरा है, तो इसका मतलब निश्चयवाचक है। क्या है ये? निश्चयवाचक। दो प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में वह, वे, यह, ये, जो निश्चित बताते हैं। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न क्या है? किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व। ये समास के नाम है और उसमें समास पूछा, अव्यय कौन सा है? जल्दी बताओ। बहुब्रीहि, क्यों? बहुब्रीहि शब्द में क्या है? अव्यय समास होता है। बहु जो होता है अव्यय शब्द होता है, और ब्रीहि, तो ये भी आपको याद रखना है। बहुब्रीहि खुद शब्द में जो होता है वो क्या होता है? अव्यय समास होता है। प्रतिदिन, यथाशक्ति, भरसक, बेशक सब कैसे होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, सॉरी अव्यय के। समास के कितने भेद होते हैं? 5, 3, 7, 6। तो समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं? अव्यय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए 31वां क्वेश्चन क्या है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? रैली में लाखों लोग पहुँचे, तो सार्वनामिक तो यहाँ है नहीं। थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, वह खंबा गिर जाएगा, बताइए जल्दी कौन सा है? तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है 3 प्रकार के होते हैं सार्वनामिक विशेषण, समझ गए नहीं? जो सर्वनाम से बनते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। तो उत्तम और मध्य को तो काउंट करते नहीं है, बस जबकि हम अन्य पुरुष को करते हैं। वह खंबा गिरा है। जब संज्ञा के और सर्वनाम के बीच में परसर्ग ना हो, तो वहाँ पर कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है भाई, चलिए 32वां क्वेश्चन है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है? अति उत्तम, अत्ययामी, अध्यापक, अभ्युदय। जल्दी बताओ अति किस में लगा है? तो अति उत्तम में क्या हो जाएगा? यण संधि इसमें है, तो मगर कैसे लिखा जाएगा? अति प्लस के उत्तम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। 33वां क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। तो क्या है? देखो, अधि प्लस के पति हो गया, अधि प्लस के आदेश हो गया, अधि प्लस के ग्रहण हो गया, जबकि डी विकल्प आपका सही आंसर है। कौन सा आंसर है? डी विकल्प इस प्रश्न का क्या है? सही आंसर। ठीक है भाई, 34वां क्वेश्चन है, पावक में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। किसमें? पावक में। ठीक है, तो पो प्लस के अक और किसमें होती है? अयादि संधि होती है। इसका विग्रह होगा पो डबल मात्रा और प्लस के अक, समझ गए नहीं? पावक। 35वां क्वेश्चन है, बीप इज्ज्वाल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। जल्दी बताओ क्या है? तो बिप प्लस के जाल, तो पै का जय हो जाता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? व्यंजन संधि इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 37वां प्रश्न क्या है? निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जो जा रही है। ठीक है, फिर आपका प्रियतम को समझ पा कामनी न जा सकी ना ठहर सकी। ठीक है, आगे देखते हैं। विरह है अथवा यह वरदान, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। विरह है अथवा यह वरदान, क्योंकि इसमें क्या होता है? विरह है अथवा यह वरदान में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर क्या होता है? विरोधाभास। विरह है अथवा यह वरदान। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 38वां क्वेश्चन है ये, मगर मैं आपको दूंगा, इसका जवाब जो है आप कमेंट्स बॉक्स में जो है हमको देंगे, हम नहीं बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और तय करिए कि किस हिस्से में त्रुटि है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, तो पहला ऑप्शन है गुजर गई है, दूसरा ऑप्शन जिंदगी मानसिक तनाव से, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक परिवार का, चौथा है एक हिस्सा बनकर। तो इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना किस पार्ट में जो है एरर है।
आपको बताना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि आज हमने बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज करके इसको रिवाइज किया है। ठीक है भाई, चलिए इसी तरीके से आपकी तैयारी चलती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू हमारे प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। और हमारा प्रैक्टिस सेट जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 34 था। ठीक है, और डेली शाम को 7 बजे हमारा प्रैक्टिस सेट आता है। तो जितने भी लोग चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। ठीक है भैया, तो मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।